नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं नवविक्रम सिंह। भारत हमेशा से अपने पड़ोसी देशों से मधुर संबंध बनाने के लिए प्रयत्नशील रहा है। वसुधैव कुटुंबकम हमारी विदेश नीति की मूल आधार रही है। इसी के मद्देनजर न केवल संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय समितियों और संगठनों में भारत हमेशा से भागीदार रहा है, बल्कि क्षेत्रीय संगठनों और सम्मेलनों में भी काफी प्रभावशाली भूमिका निभाता रहा है। और इसके तहत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सिंगापुर में 13वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया। चूंकि हिंद प्रशांत के क्षेत्र में भारत के गहरे हित जुड़े हुए हैं और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध ऐतिहासिक और काफी मजबूत हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में शामिल कई देशों के नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। भारत ने साफ किया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए वो प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी की सिंगापुर दौरे पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति के साथ भी हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में चर्चा हुई। आज विशेष में आपको बताएंगे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की भागीदारी और अन्य देशों से हुई चर्चाओं के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का इतिहास और पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत के संबंधों के बारे में। इसके साथ ही आसियान देशों से भारत के संबंधों पर भी होगी चर्चा। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात सिंगापुर में हुए 13वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में कही। प्रधानमंत्री ने इसके लिए सम्मेलन के सदस्य देशों के बीच बहुपक्षीय भागीदारी बढ़ाने पर बल दिया। भारत का मानना है कि नई संभावनाओं के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में पड़ने वाले देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों का विस्तार होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वीं बार पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। तेरहवें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का आयोजन गुरुवार को सिंगापुर में किया गया। इसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। इस दौरान सम्मेलन में शामिल नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग समेत वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में कुल 18 देश हैं। इनमें दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया के देश तो शामिल ही हैं। इसके अलावा अमेरिका और रूस भी इस मंच में शामिल हैं। इस तरह से ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई संभावनाओं को तलाशने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री 2 दिन के सिंगापुर दौरे पर थे। गुरुवार को 13वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने भारत का पक्ष पुरजोर तरीके से रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में शांत, खुला और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र, मजबूत होते समुद्री सहयोग और संतुलित क्षेत्रीय विस्तृत आर्थिक भागीदारी यानी RCEP पर भारतीय दृष्टिकोण को दोहराया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने सदस्य देशों के बीच बहुपक्षीय सहयोग, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने पर भी जोर दिया। भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई संभावनाओं को तलाशने और सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के मकसद से RCEP करार को जल्द पूरा करना चाहता है। RCEP यानी क्षेत्रीय वृहद आर्थिक भागीदारी के लिए 2012 से बातचीत चल रही है। हालांकि अब भी करार को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। सदस्य देशों के बीच अब तक कुल 16 में से 7 विषयों को तय कर लिया गया है। RCEP में 10 आसियान देश ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, लाओस और वियतनाम के अलावा भारत, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। कई सालों से चर्चा चल रही थी RCEP की, रीजनल कोऑपरेशन फॉर इकोनॉमिक पार्टनरशिप। बहुत लोगों को उम्मीद थी कि इस मीटिंग में उसको फाइनल स्वरूप दे दिया जाएगा। सारे प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट जो गए हैं वो उसको अपना एंडोर्समेंट दे देंगे और दिसंबर तक ये ट्रीटी साइन हो जाएगी। सबको बता दिया गया है कि शायद आज की मीटिंग में वो RCEP
का एग्रीमेंट नहीं साइन होगा या उसके ऊपर जो एंडोर्समेंट चाहिए थी सब नेताओं की वो नहीं मिलेगी, ये अगले साल तक होगा। मेरे हिसाब से ये महत्व की ट्रीटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर में बुधवार यानी 14 नवंबर को क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी शिखर सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय वृहद आर्थिक भागीदारी यानी RCEP करार आधुनिक, वृहद, संतुलित और सभी देशों के लोगों के लिए लाभदायक होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने RCEP के लिए चल रही बातचीत को जल्द पूरा किए जाने पर भी बल दिया और कहा कि इसमें सेवाओं के व्यापार को भी पर्याप्त महत्व देने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने RCEP के नेताओं से कहा कि वे अपने वाणिज्य मंत्रियों और वार्ताकारों को इस आर्थिक समूह की बातचीत को आगे बढ़ाने का अधिकार दें। उन्होंने सेवा क्षेत्र के लिए भी इसी तरह के प्रयास करने की जरूरत पर जोर दिया। इसके पीछे कारण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्यादातर RCEP देशों के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 50% से अधिक है और भविष्य में सेवाएं महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएंगी। प्रधानमंत्री ने सदस्य देशों से स्पष्ट किया कि भारत RCEP करार का समर्थन करता है और सभी नेताओं से इसे जल्द पूरा करने का प्रयास करने को कहा है। India is strongly committed, and as regards concern, since the developmental circumstances of each of the country is different, and therefore he urged that any such agreement should be, which is finalized, should be modern, comprehensive, balanced, and mutually beneficial, which means it should benefit all the member countries who are participating. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को आसियान भारत अनौपचारिक ब्रेकफास्ट समिट में शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने हिंद प्रशांत की समृद्धि के लिए व्यापार और निवेश के साथ समुद्री क्षेत्र में सहयोग की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि आसियान भारत शिखर बैठक में आसियान देशों के नेताओं से बातचीत हुई। हमें इस बात की खुशी है कि आसियान के साथ संबंध मजबूत हैं। शांत और समृद्ध विश्व के लिए हम योगदान दे रहे हैं। सिंगापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस के बीच भी मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच रक्षा सहयोग के साथ मुक्त और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र की जरूरत समेत बाकी द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने भी हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त और खुला बनाए रखने के लिए भारत के रवैये की सराहना की। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य अभ्यास को देखते हुए भारत, अमेरिका और अन्य वैश्विक ताकतें इस क्षेत्र को मुक्त, खुला और समृद्ध बनाने की जरूरत पर बातचीत कर रही हैं। We conveyed to Vice President Pence that his vision of the Indo-Pacific was gaining acceptability and that we should utilize the forthcoming East Asia Summit to further build upon that. Vice President Pence also spoke of a free and open Indo-Pacific. He felt that India's contribution in ensuring this would be important, and we then discussed how both sides can strengthen cooperation in this area to ensure that this is an area of growth, of prosperity, of development, and of benefit for the countries of the region in the future. We have important issues to discuss. Mr. Prime Minister, the President and I are truly grateful for your strong support of a free and open Indo-Pacific. The recent naval exercises between India, Japan, and the United States also give evidence of our mutual commitment to ensuring free and open access to the seas all across this region. प्रधानमंत्री की सिंगापुर यात्रा से आसियान और पूर्वी एशिया के देशों के साथ भारत की बढ़ रही भागीदारी को नई गति मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच भी सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वीं बार पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन एशिया प्रशांत क्षेत्र के 18 देशों का एक अनूठा संगठन है, जिसका गठन क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और विकास के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया। समय के साथ ये सम्मेलन सामरिक वार्ता और राजनीति के साथ ही सुरक्षा और अलग अलग क्षेत्र से जुड़े आर्थिक मुद्दों पर सहयोग के लिए एक मंच के तौर पर विकसित हुआ। इसके अलावा
ये सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय वास्तुकला में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र की राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों से जुड़े महत्वपूर्ण मसलों पर एक साझी रणनीति बनाने और विकास से जुड़े मसलों को हल करने के लिए बना एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों और साझा हितों पर खुले और पारदर्शी तरीके से आपस में चर्चा करना और उनका हल ढूंढना है। इस सम्मेलन के सदस्य देशों की संख्या 18 है। इनमें 10 देश आसियान यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन के सदस्य हैं, जिनमें ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और अमेरिका भी इसमें शामिल हैं। EAS यानी ईस्ट एशिया समिट के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये पूरी दुनिया के 54% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा दुनिया के कुल GDP का 58% EAS देशों से आता है। देखिए 2005 में ये बना फॉर्मली, और ईस्ट एशिया के जो आसियान कंट्रीज़ हैं और उसके साथ में जो ईस्ट एशिया में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं और कर सकते हैं, इंडिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, तो ये 18 देशों का एक संगठन है। पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन आसियान की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके साथ ही इसके संचालन और सफल सम्मेलन के आयोजन में आसियान की केंद्रीय भूमिका है। हालांकि पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन का गठन दिसंबर 2005 में हुआ, लेकिन इसके प्रयास काफी पहले से शुरू हो गए थे। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की स्थापना का विचार सबसे पहले साल 1991 में मलेशिया के प्रधानमंत्री महाथिर बिन मोहम्मद ने दिया। आसियान प्लस 3 देश, जिनमें चीन, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल थे, साल 2002 में EAS के लिए पूर्वी एशियाई अध्ययन समूह की स्थापना की। इस समूह की अंतिम रिपोर्ट आसियान प्लस 3 से जुड़े ईस्ट एशिया समिट पर आधारित थी। इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत शामिल नहीं थे। इस समूह द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में यह प्रस्ताव दिया गया कि पूर्वी एशियाई सम्मेलन का आयोजन आसियान देशों के विकास के लिए होना चाहिए और हर साल इसके लिए शिखर बैठक होनी चाहिए। इसमें तय किया गया कि आसियान देशों को इसमें शामिल करने के लिए EAS का दायरा बढ़ाया जाएगा। इसके बाद साल 2004 में आसियान प्लस 3 देशों द्वारा ईस्ट एशिया समिट का आयोजन करने का निर्णय लिया गया और जुलाई 2005 के अंत में लाओस में आयोजित आसियान प्लस 3 मंत्रियों स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। आखिरकार दिसंबर 2005 में मलेशिया के कुआलालंपुर में पूर्वी एशियाई देशों के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। शुरुआत में इस बैठक में 16 देशों ने हिस्सा लिया। पहले EAS में आसियान देशों के अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत और न्यूजीलैंड की भागीदारी का स्वागत किया गया। इसके बाद साल 2011 में इंडोनेशिया के बाली में आयोजित EAS के 6ठे शिखर सम्मेलन में अमेरिका और रूस को औपचारिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इनफॉर्मली इसमें सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और इकोनॉमिक कोऑपरेशन और एक प्लेटफॉर्म है। जैसे दुनिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं और हर प्लेटफॉर्म की अपनी एक रेलेवेंस है, अपनी यूज़फुलनेस होती है कि उस प्लेटफॉर्म पे आकर देश, चाहे आप नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात करें, चाहे कॉमनवेल्थ मूवमेंट की बात करें, तो कोई भी ग्रुपिंग है छोटी बड़ी, वो सभी ग्रुपिंग्स मौका देती हैं, हमको अपॉर्चुनिटी देती हैं कि हम अपनी बात लोगों में रख सकें और नेटवर्किंग कर सकें। शुरू में EAS के सम्मेलनों में सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा था, लेकिन नवंबर 2007 में सिंगापुर में आयोजित तीसरे शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा और पर्यावरण पर भी काफी अहम चर्चा हुई। इस सम्मेलन में इस बात पर भी सहमति बनी कि आसियान और पूर्वी एशिया के आर्थिक विकास के लिए एक आर्थिक अनुसंधान संस्थान का गठन किया जाए। इसके साथ ही पूर्वी एशिया के लिए व्यापक आर्थिक साझेदारी पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करने पर भी सहमति बनी। दरअसल EAS एक आसियान केंद्रित मंच है और इसकी अध्यक्षता केवल आसियान देशों के सदस्य ही कर सकते हैं। अगर हम EAS के विकास और उपलब्धि की बात करें
तो 2005 से शुरू होकर अब तक इसके कुल 13 सम्मेलनों का आयोजन हो चुका है। इसके सदस्यों की संख्या भी 16 से बढ़कर 18 तक पहुंच गई है। अब ये संगठन क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। इसके जरिए न केवल सदस्य देशों के बीच आपसी समझदारी बढ़ी है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में भी इसका असर दिख रहा है। अनु दीवान और आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। EAS यानी ईस्ट एशिया समिट के गठन के बाद से ही भारत ने इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दरअसल एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हित गहराई से जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं भारत और पूर्वी एशियाई देशों के साथ भारत के संबंधों के बारे में। अब तक 13 पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलनों का आयोजन हो चुका है। भारत 2005 में इसकी स्थापना के बाद से ही इसके सभी सम्मेलनों में हिस्सा लेता आया है। भारत के लिए EAS यानी ईस्ट एशिया समिट के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक हुए इसके सभी सम्मेलनों में भारत के प्रधानमंत्रियों ने खुद भागीदारी की है। EAS के ढांचे के भीतर सहयोग की 6 प्राथमिकताएं तय की गई हैं। इनमें पर्यावरण और ऊर्जा, शिक्षा, वित्त, वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दे और महामारी, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन और आसियान देशों के साथ कनेक्टिविटी। भारत इन सभी 6 प्राथमिक क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग का समर्थन करता है। नवंबर 2017 में मनीला में हुए 12वें EAS में समुद्री सहयोग को भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचाना गया। भारत के पूर्वी एशियाई देशों के साथ हमेशा गहरे संबंध रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए अक्टूबर 2009 में थाईलैंड में आयोजित हुए EAS के चौथे सम्मेलन में सभी देशों ने भारत में शिक्षा का वैश्विक और ऐतिहासिक केंद्र रहे नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार का प्रस्ताव का एकमत से समर्थन किया। यह विचार सबसे पहले 2006 में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय को जुलाई 2016 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया। भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति पेश की है। थोड़ा सा चीन के साथ हमारा था वो आज की बात नहीं है, पुराने हमारे बाउंड्री डिस्प्यूट से बात स्टार्ट हुई है और उस बात को अब 60-70 साल हो रहे हैं। पर उसके अलावा देखा जाए चीन के साथ हमारा ट्रेड व्यापार बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा, और अब तो थोड़ा और भी ज़्यादा बढ़ेगा जब अमेरिका और चीन का व्यापार में से कुछ हमारे लिए संधि मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि जो चीज़ चीन अमेरिका से लेता था अब वो देख रहे हैं कि सोया इत्यादि भारत से क्यों ना ले सके। इसके अलावा वैश्विक स्वास्थ्य के मुद्दों और महामारी के क्षेत्र में सुधार के लिए ऑस्ट्रेलिया और भारत की सह अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसका काम गुणवत्तापूर्ण दवाओं को टेक्नोलॉजी टास्क फोर्स तक पहुंचाने का काम है। इसके तहत भारत ने 15-16 अक्टूबर 2015 को नई दिल्ली में ट्रॉमा केयर और नर्सिंग पर एक गोल मेज की मेजबानी भी की। नवंबर 2011 में इंडोनेशिया के बाली में हुए छठे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत ने आपदा प्रबंधन और भूकंप पर एक EAS कार्यशाला की मेजबानी की इच्छा जाहिर की थी। इसके तहत नवंबर 2012 में भारत ने एक भूकंप जोखिम प्रबंधन के लिए निर्माण क्षेत्रीय ढांचा नामक EAS भारत कार्यशाला का आयोजन किया। अभी तो मैं कहूँगा बहुत अच्छे हैं। हमारा किसी भी दक्षिण एशिया के देशों में किसी से भी हमारे कोई मतभेद नहीं है। 10 के 10 जो एशियन कंट्रीज़ हैं और उसके बाद 2 जो +2 में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक कंट्रीज़ जो आए हुए हैं, हमसे कोई मतभेद नहीं है। हमारा साउथ एशिया के साथ सांस्कृतिक हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। फ्री ट्रेड है, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल है। हमारे उनके लोग यहाँ आते हैं। बहुत कंट्रीज़ के साथ हमने अब अपना वीज़ा ऑन अराइवल कर दिया है, ई-वीज़ा कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी 10 देशों में +2 जो है किससे हमारे कोई मतभेद हो। नवंबर 2012 में पूर्वी एशिया के 7वें सम्मेलन में भाग लेने वाले EAS के 16 देशों के नेताओं ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी की शुरुआत की। आसियान और आसियान मुक्त व्यापार समझौते के भागीदार इन देशों में भारत भी शामिल है।
ये सभी देश RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के सदस्य हैं। RCEP का उद्देश्य एक आधुनिक, व्यापक, उच्च गुणवत्ता और पारस्परिक रूप से लाभप्रद आर्थिक साझेदारी समझौते को प्राप्त करना है। तो रीजनल आर्किटेक्चर बनता है, रीजनल ग्रुपिंग बनती है, और उसके साथ साथ हमारे बायलैटरल रिलेशंस इन सभी कंट्रीज से बहुत अच्छे हैं। एक चीज़ का हमने जिक्र नहीं किया, जो कि मिलिट्री कोऑपरेशन, सिक्योरिटी कोऑपरेशन, एक मैरिटाइम डायमेंशन। तो इन सब चीज़ों में भी, और चाहे इकोनॉमिक कोऑपरेशन में, दोनों पहलू हैं। हमारे बायलैटरल रिलेशंस हमारे इन सब कंट्रीज से, चाहे आप इंडोनेशिया देखिए, चाहे सिंगापुर देखिए, चाहे थाईलैंड देखिए, वियतनाम देखिए, इन सब कंट्रीज से हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनका साझा हित भारत और EAS के देशों से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। साल 2015 में हुए EAS के शिखर सम्मेलन में आतंकवाद, हिंसक उग्रवाद, सुरक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, क्षेत्रीय समुद्री सहयोग को बढ़ाने के साथ ही क्षेत्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा और एशिया प्रशांत से मलेरिया जैसी घातक बीमारी के उन्मूलन के लिए रोड मैप तैयार करने की बात हुई, जिसमें भारत प्रमुखता से शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में आसियान के सभी 10 सदस्य देश भी शामिल हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में इन देशों की काफ़ी अहम भूमिका है। भारत और आसियान के बीच साझेदारी के 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं। 1992 में लुक ईस्ट नीति के तहत भारत ने आसियान के साथ संबंधों की शुरुआत की थी और 2.5 दशक बाद ये सफ़र मजबूत मुकाम पर पहुंच गया है। इस साल यानी 26 जनवरी 2018 को गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी आसियान देशों के प्रमुखों को बतौर अतिथि बुलाया गया था। 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में देश में कई नीतियां बनाई गईं। आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण से लेकर विदेश नीति तक कई बदलाव हुए। इसी दौरान PV नरसिम्हा राव की सरकार ने दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत की पकड़ मजबूत करने के लिए लुक ईस्ट नीति का ऐलान किया। आसियान मुल्कों में चीन के बढ़ते दखल के चलते भारत के लिए ये कदम जरूरी हो गया था। दक्षिण पूर्वी एशिया न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि सामरिक नजरिए से भी भारत के लिए बेहद अहम क्षेत्र है। धीरे धीरे आसियान मुल्कों के साथ भारत के संबंध मजबूत होते गए और अब दक्षिण पूर्वी एशिया के मुल्क भारत को एक बड़ी शक्ति के रूप में देख रहे हैं। 25 साल के सफर में भारत और आसियान के संबंधों में लगातार मजबूती देखने को मिली है। लुक ईस्ट नीति को 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्ट ईस्ट नीति का नया नाम दिया, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ भारत और गहरे संबंध बनाना चाहता है। मामला सिर्फ आसियान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बिम्स्टेक, MGC से लेकर ईस्ट एशिया सम्मेलन तक हर मंच को भारत तवज्जो दे रहा है और इन सभी मंचों पर भारत की साख मजबूत हुई है। आसियान के साथ भारत ने अब तक कई अहम करार किए और आसियान देशों ने भी भारत को काफी अहमियत दी। 1992 में भारत आसियान का सेक्टोरल साझेदार बना, लेकिन 1996 में आसियान ने भारत को वार्ता साझेदार बना दिया। 2002 में सम्मेलन साझेदार का दर्जा मिला और 2012 में भारत आसियान का रणनीतिक साझेदार बना। इस दौरान भारत और आसियान के बीच कई अहम वार्ताएं हुई। 2015 में भारत ने आसियान देशों के साथ संबंध को और मजबूती देने के लिए विशेष राजदूत की नियुक्ति की। 2017 में भारत और आसियान दोस्ती के 25 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। इसके लिए साझे मूल्य और साझी नियति को थीम बनाया गया है। 2012 में नई दिल्ली में आसियान और भारत के बीच साझेदारी के 2 दशक पूरे होने पर एक विशेष सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें शांति और साझी उन्नति को थीम बनाया गया था। इसमें आसियान के सभी 10 देशों ने हिस्सा लिया था। इसी सम्मेलन के बाद भारत को रणनीतिक साझेदार का दर्जा मिला। 2015 में भारत और आसियान के बीच विदेश मंत्री स्तरीय बैठक हुई, जिसमें 2016 से 2020 तक के लिए कार्य योजना तैयार की गई। इस पर मजबूती से काम चल रहा है। दोनों के बीच रक्षा सहयोग भी लगातार बढ़ा है। आसियान में सुरक्षा संबंधी वार्ता के लिए आसियान रीजनल फोरम यानी ARF सबसे बड़ा मंच है।
1996 से भारत हर साल इसकी बैठक में हिस्सा ले रहा है। 2003 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र पर एक अहम करार हुआ। 2009 में इस पर अंतिम सहमति बनी और तब से व्यापारिक गतिविधियां और तेज हुई हैं। 2015-16 में दोनों के बीच 65 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जो कि 2016-17 में बढ़कर 70 अरब डॉलर पहुंच गया है। फिलहाल आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यही नहीं, 2000 के बाद से भारत में हुए निवेश में आसियान का योगदान 12.5% है। अनु दीवान और आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विशेष में आज इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।